आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में फसल में सुधार कैसे लाया जा सकता है उसी का अध्ययन करने वाले हैं। दोस्तों, हम खाना क्यों खाते हैं? ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, सही। पर कभी आपने सोचा है कि भोजन आता कहां से? कौन बनाता है इन्हें? देखा जाए तो मनुष्य को भोजन पेड़ पौधे और जानवरों से मिलता है। पेड़ों से हमें क्या क्या मिलता है? पेड़ों से फल और सब्जियां मिलती हैं। और जानवरों से क्या क्या मिलता है? जानवरों से अंडा, मांस और दूध मिलता है। और इन सभी को मिलाकर हम विभिन्न प्रकार के भोजन प्राप्त करते हैं। सब्जियां और फल से विटामिन और खनिज के अलावा कम मात्रा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा प्रदान करते हैं। गेहूं, चावल, मक्का जैसे अनाज हमें ऊर्जा की आवश्यकता के लिए कार्बोहाइड्रेट प्रदान करते हैं। दालें जैसे चना, मटर, काला चना प्रोटीन प्रदान करता है। और सोयाबीन, जमीन, तिल सहित तेल के बीज आवश्यक वसा प्रदान करते हैं। तो देखा आपने दोस्तों, फल और सब्जियां कितनी आवश्यक हैं मानव शरीर के लिए। दोस्तों, लेकिन दिन प्रतिदिन जनसंख्या बढ़ रही है। जनसंख्या में वृद्धि के साथ भोजन की मांग भी बढ़ रही है। अब दोस्तों, इसके लिए फसल की गुणवत्ता और उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता है। पर कभी आपने ये सोचा है कि ये कैसे संभव हो सकता है? आइए चलिए जानते हैं कैसे। क्या हम फसल की किस्म बढ़ाकर कर सकते हैं? क्या हम फसल का उत्पादन बढ़ाकर कर सकते हैं? सोचो जरा। जी हां दोस्तों, फसल में सुधार लाने के लिए फसल की किस्म बढ़ाकर और उत्पादन बढ़ाकर किया जा सकता है। क्या और कोई तरीके से हम फसल में सुधार ला सकते हैं? जरा सोचो। जी हां दोस्तों, फसल में सुधार हम फसल की रक्षा करके भी कर सकते हैं। तो चलिए इन सभी विषयों को विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है अच्छी फसल की पहचान क्या है? सोचिए। फसल को रोग प्रतिरोधक क्षमता, उच्च उत्पादन और गुणवत्ता होनी चाहिए। इन सभी ऐच्छिक विशेषताओं को शामिल करने का एक तरीका है और वो है संकरण, जिसे हाइब्रिडाइजेशन भी कहा जाता है। तो दोस्तों, क्या आपको पता है ये संकरण क्या है? आइए चलिए जानते हैं। मानो आपके पास दो प्रकार के पेड़ हैं, ए और बी। ए पेड़ उच्च उपज देता है और रोग के प्रति कम प्रतिरोधी है, जबकि बी पेड़ कम उपज देता है और रोग के प्रति उच्च प्रतिरोधी होगा। तो अच्छी फसल के लिए आपको कौन से गुण चाहिए? सोचो जरा। जो पेड़ उच्च उपज देता हो और रोग के प्रति उच्च प्रतिरोध हो। और ये दोनों गुण कैसे मिल सकता है? संकरण से। इस पद्धति में वैज्ञानिक दोनों पौधों के बीजों को वैज्ञानिक तरीके से उपचार करते हैं और एक नया बीज तैयार करते हैं, जिसमें दोनों बीजों की ऐच्छिक गुण होते हैं। तो नए बीज से कैसा पेड़ होगा? उच्च उपज और रोग के प्रति उच्च प्रतिरोधी होगा। क्या आपको पता है फसल का सुधार और किन तरीकों से किया जाता है? बताइए। फसल का सुधार अच्छे और स्वस्थ बीज और आनुवांशिकीय रूपांतरित बीज के इस्तेमाल में भी होता है। तो दोस्तों, संकरण से और आनुवांशिक रूप से संशोधित से हम बेहतर बीज बना सकते हैं। पर बेहतर बीज में गुण क्या क्या होने चाहिए? क्या आप बता सकते हैं? सोचिए। गुण जैसे उच्च उपज, अधिक पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, जीवित जीवों के कारण समस्याओं का प्रतिरोध, गर्मी, सर्दी, सूखा जैसे गैर जीवों के कारण समस्याओं का प्रतिरोध, कम परिपक्वता अवधि, ये सभी गुण अच्छे बीज में होने चाहिए। तो दोस्तों, आपने जाना फसल में सुधार कैसे ला सकते हैं, और अभी हम जानेंगे फसल के उत्पादन में सुधार कैसे ला सकते हैं। ये तो हम सबको पता है कि हमें अपने विकास के लिए भोजन चाहिए। क्या पौधों को भी भोजन चाहिए अपने विकास के लिए? सोचो जरा। जी हां, पौधों को पोषक तत्व चाहिए अपने विकास के लिए। और वो पोषक तत्व मिलता कहां से है? वो प्राप्त कहां से करते हैं? बताइए। जी हां, वायु, जल और मृदा से। ज्यादातर पेड़ को मृदा से पोषक तत्व मिलते हैं, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम इत्यादि। क्या आप जानते हैं पेड़ को हवा और जल से कौन से पोषक तत्व मिलते हैं? सोचिए। पेड़ को हवा और जल से कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलता है। ये सब पोषक तत्व पेड़ों को बढ़ने में मदद करते हैं।
दोस्तों, अगर मृदा पोषक तत्वों से कम हो तो क्या होगा? सोचो, पेड़ अच्छे से नहीं बढ़ पाएंगे। ऐसे मामलों में उपज बढ़ाने के लिए खाद और उर्वरकों को मृदा में मिलाया जाता है। दोस्तों, ये खाद और उर्वरक क्या है पता है? आइए जानते हैं। आपने किसानों को बीज बोने से पहले मृदा में काला पदार्थ मिलाते हुए देखा होगा। उसी काले पदार्थ को खाद कहते हैं। इन खादों को मृत पौधों, पशुओं के अवशिष्ट, सब्जियों के अवशिष्ट, इन सब आदि को नष्ट करके तैयार किया जाता है, जो मृदा को समृद्ध बनाता है। खाद दो प्रकार के होते हैं, कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट, और दूसरा है हरा खाद। कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट प्रक्रिया में वनस्पति अवशिष्ट, पशुमल, घरेलू अपशिष्ट आदि को घरों में विघटित किया जाता है। उसे कंपोस्ट के रूप में जाना जाता है। इसी प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए केंचुओं का उपयोग करके भी खाद तैयार की जाती है। इसे वर्मी कंपोस्ट कहा जाता है। अब हरा खाद क्या है? फसल के बीजों की बुवाई से पहले सन हेम्प या ग्वार जैसे कुछ पौधों को उगाया जाता है और फिर मिट्टी में डुबोकर मल्चिंग की जाती है। ये हरे पौधे इस प्रकार की हरी खाद में बदल जाते हैं, जो मिट्टी को समृद्ध करने में मदद करते हैं। और उर्वरक एक रासायनिक पदार्थ होता है जिसमें नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस पर्याप्त मात्रा में होता है, जिसे मृदा में मिलाने पर मृदा की उर्वरता बढ़ जाती है। लेकिन दोस्तों, अधिक उर्वरकों के उपयोग से जल प्रदूषण भी होता है। अत्यधिक सिंचाई के कारण उर्वरक धुल जाते हैं और पौधे द्वारा पूरी तरह से अवशोषित नहीं होते। ये अतिरिक्त उर्वरक जल के साथ बह जाते और आसपास के जल निकायों के साथ मिश्रित होकर जल प्रदूषण करते हैं। क्या आपको पता है इसके अलावा पौधों को और क्या चाहिए अपने विकास के लिए? सोचिए, पोषक तत्व के अलावा पौधों को पर्याप्त जल और फसल उगाने के स्वस्थ तरीके की आवश्यकता होती है। पर कैसे? आइए जानते हैं। दोस्तों, यहां भूमि ए और बी है। भूमि ए में पौधों को पर्याप्त रूप से पानी दिया जाता है, जबकि भूमि बी में पौधों को पर्याप्त पानी नहीं दिया जाता। आपको क्या लगता है कि किस भूमि में पौधे ठीक से विकसित होंगे? भूमि ए में? बिल्कुल सही। तो इससे क्या पता चला आपको? पानी पौधों की वृद्धि के लिए बहुत आवश्यक है। क्या आपको पता है पौधों को पानी कहां से मिलता है? सोचिए, पौधों को पानी प्राकृतिक रूप से बारिश से और कृत्रिम रूप से कुएं, नहर, टैंक आदि से मिलता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं फसल उगाने के विभिन्न तरीकों का उपयोग करके भी फसल का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है? आइए जानते हैं कैसे। फसल का उत्पादन फसल पैटर्न से बढ़ाया जा सकता है, जैसे मिश्रित फसल, अंतरा फसलीकरण, फसल चक्र। तो हम इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। मिश्रित फसल, इस विधि में विभिन्न प्रकार के पौधे एक ही खेत में उगाए जाते हैं। अंतरा फसलीकरण में भूमि में एक ही समय में दो या अधिक फसलों की बुवाई एक निश्चित पंक्ति पैटर्न में किया जाता है। और फसल चक्र में एक ही भूमि पर विभिन्न प्रकार के पौधों को चक्रीय ढंग से उगाया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि खेतों की मृदा का उपयोग पोषक तत्वों के केवल एक सेट के लिए ना हो, और ये फसल उत्पादन बढ़ाता है। तो देखा आपने कैसे विभिन्न तरीकों से फसल उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। आइए अब जानते हैं कैसे फसल की रक्षा करके फसल में सुधार लाया जा सकता है। दोस्तों, अगर फसल उगाए हुए भूमि को ध्यान से देखें तो छोटे छोटे अनावश्यक पौधे भी देख सकते हैं जो फसल के साथ बढ़ जाते हैं। इन्हें खरपतवार कहते हैं। आपको क्या लगता है ये खरपतवार फसल के लिए हानिकारक है या नहीं? सोचो। जी हाँ दोस्तों, ये जल, पानी, धूप, जगह और पोषक तत्वों के लिए स्पर्धा करते हैं। इसलिए इस खरपतवार को हटाना बहुत जरूरी है। क्या आपको पता है खरपतवार के अलावा क्या और कुछ फसल को नुकसान पहुंचा सकता है? सोचो जरा। जी हाँ, इसके अलावा कीड़े, कीट और रोग भी फसल को नष्ट कर देते हैं। फसलों में रोग बैक्टीरिया, कवक और वायरस के कारण होते हैं। क्या आपको पता है इनसे हम फसलों की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं? रसायनों जैसे कीटनाशक, शाकनाशी और फफूंदनाशी का छिड़काव करके फसलों को बचा सकते हैं। दोस्तों, फसल के कटाई के बाद अगर फसल का भंडारण ठीक से नहीं किया गया तो इससे भी फसल नष्ट हो जाती है। इसलिए अनाज ठीक से संग्रहित किया जाना चाहिए। क्या आपको पता है अनाज को कैसे संग्रहित किया जाए?
अनाज को संग्रहित रसायनों के छिड़काव और भंडारण से पहले सूरज की रोशनी में सुखाने के द्वारा किया जा सकता है, जो सभी कीड़े, चूहों और सूक्ष्म जीवों को दूर रखता है। तो इस वीडियो में हमने क्या देखा? हम पशुपालन के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, आपने जगह जगह पे गौशाला, मुर्गी फार्म देखा ही होगा। इन सब में पशुओं जैसे गाय, मुर्गी इत्यादि को एक जगह पर रखा जाता है और उनका पालन पोषण किया जाता है। क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों किया जाता है? दोस्तों, फसल उत्पादन बढ़ाने के अलावा हमें पशुओं की देखभाल भी करनी चाहिए, ताकि हमें उनसे से ज्यादा भोजन प्राप्त हो सके। मांस, अंडा तथा दूध के लिए पशुओं का पालन पोषण करने को पशुपालन कहा जाता है। तो चलिए पशुपालन के बारे में विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले पशु कृषि। दोस्तों, गाय और भैंस जैसे जानवरों से हमें क्या मिलता है? सोचो, हमें इनसे दूध मिलता है। क्या इसके अलावा गाय और भैंस कुछ और काम में आते हैं? वे खेत की जुताई और परिवहन के लिए मदद करते हैं। क्या आप जानते हैं दूध देने वाले मादा पशुओं को क्या कहा जाता है? सोचो, उन्हें दुधारू पशु बोला जाता है। और पशु जो परिवहन और जुताई में काम आते हैं, उन्हें मसौदा पशु बोला जाता है। अगर मादा पशु की बात करें तो आपको क्या लगता है, ये हमेशा दूध दे सकती हैं? सोचिए जरा। जी नहीं दोस्तों, मादा पशु बछड़े को जन्म देने के बाद ही कुछ समय तक ही दूध देती है और उस विशेष अवधि को दुग्ध स्त्रवण कहा जाता है। क्या आपको पता है दुग्ध का उत्पादन कैसे बढ़ाया जा सकता है? सोचिए, दुग्ध स्त्रवण के काल में वृद्धि करके बढ़ाया जा सकता है। दोस्तों, हमने पहले जाना कि संकरण के जरिए से अच्छी फसल की प्राप्ति की जा सकती है। क्या ये संकरण जानवरों में भी संभव हो सकता है? क्या संकरण से जानवरों में भी ऐच्छिक गुण वाली प्रजाति प्राप्त की जा सकती है? सोचो जरा। जी हाँ दोस्तों, ऐच्छिक जानवरों में भी संभव है। उदाहरणतः जर्सी, ब्राउन स्विस ऐसी प्रजातियां हैं जिनके दुग्ध स्त्रवण का काल अधिक है, और लाल सिंधी, साहिवाल ऐसी प्रजातियां हैं जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक है। यदि दोनों नस्लों के परिणाम बछड़े में देखे जाएं, तो बछड़े में दोनों गुण होंगे, जो कि दुग्ध स्त्रवण की अधिक अवधि और रोग के प्रति उच्च प्रतिरोध है। दोस्तों, आपको पता है पशु कृषि में पशुओं की साफ सफाई और खान पान का भी अधिक ध्यान रखा जाता है। जानवरों के शरीर से गंदगी और ढीले बालों को हटाने के लिए नियमित रूप से ब्रश किया जाता है और जानवरों को हवादार छतदार प्रदान किया जाता है, जो उन्हें गर्मी, ठंड और बारिश से भी बचाता है। दोस्तों, क्या आपको पता है पशुओं को खाने के लिए क्या दिया जाता है? बताइए। पशुओं को खाने के लिए चारा और सांद्र दिया जाता है। मोटे चारे में ज्यादातर रेशे होते हैं और सांद्र में ज्यादातर उच्च स्तर के प्रोटीन और अन्य पोषक तत्व होते हैं। क्या आपको पता है इसके अलावा खाने के लिए और क्या देते हैं? इस तरह की पौष्टिक खाद्य सामग्री के अलावा सूक्ष्म पोषक तत्व पशुओं के स्वास्थ्य और दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है। दोस्तों, जैसे इंसानों को बीमारी होती है, क्या जानवर भी बीमार होते हैं? जी हाँ दोस्तों, पर क्या आप जानते हैं कि जानवरों को बीमारियों से दूर रखने के लिए क्या किया जाता है? जरा सोचिए। पशुओं को विषाणु और जीवाणु के संक्रमण से दूर रखने के लिए टीका दिया जाता है। तो देखा आपने पशु कृषि कैसे की जाती है। आप जानते हैं मुर्गी पालन के बारे में। दोस्तों, हमें पता चला कि गाय और भैंस से हमें दूध मिलता है, और आपको यह भी पता होगा कि मुर्गी से हमें क्या मिलता है। जी हाँ, हमें मुर्गी से अंडा और मांस मिलता है, और अंडे और मांस की मात्रा बढ़ाने के लिए मुर्गियों की देखभाल की जानी चाहिए। दोस्तों, इसी को बोला जाता है मुर्गी पालन। अंडा देने वाली मुर्गी को लेयर बोला जाता है और मांस देने वाले मुर्गे को ब्रॉयलर बोला जाता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है
क्या संकरण इन मुर्गियों पे किया जाता होगा? बताइए। जी हाँ, ऐच्छिक गुण पाने के लिए मुर्गियों में भी संकरण संभव है। उदाहरणतः स्वदेशी असील और विदेशी लेगॉन के बीच संकरण किया जाता है ताकि चूजों की संख्या अधिक हो और अच्छी गुणवत्ता वाली हो, उच्च तापमान की सहनशीलता हो और अंडे देने वाले पक्षियों के आकार में कमी जैसे गुण प्राप्त हो। दोस्तों, आपको क्या लगता है, लेयर्स और ब्रॉयलर्स को क्या समान तरीके से पालन पोषण किया जाता होगा? सोचो जरा। जी नहीं, दोनों के पालन पोषण में अंतर है। अच्छी वृद्धि दर के लिए ब्रोलर्स को प्रोटीन, वसा और विटामिन समृद्ध पूरक भोजन दिया जाता है और मांस के उद्देश्य से बाजार में भेजा जाता है। और लेयर्स को अंडे बिछाने के लिए सही मात्रा में प्रोटीन और खनिज प्रदान किया जाता है, जैसे कि गेहूं, नमक, मक्का, सूरजमुखी के बीज इत्यादि। पशु कृषि में जैसे साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है, वैसे मुर्गी पालन में भी साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है। मुर्गियों को रोग मुक्त रखने के लिए रोगाणुनाशी का छिड़काव और टीकाकरण भी किया जाता है। तो देखा आपने मुर्गी पालन कैसे किया जाता है। आइए अभी जानते हैं मछली उत्पादन के बारे में। क्या आप जानते हैं मछली, केकड़े, झींगे आदि प्रोटीन के बहुत अच्छे स्रोत हैं और आबादी के बड़े हिस्से द्वारा इनका सेवन किया जाता है, विशेष रूप से तटीय क्षेत्र में। दोस्तों, मानव मछली कहां से पकड़ता है? सोचिए, मानव समुद्री जल से मछली पकड़ता है और इसे मछली पकड़ना बोला जाता है। समुद्र से मछलियों को जाल की मदद से पकड़ा जाता है। दोस्तों, मछली उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता है? सोचिए, आइए इसी बारे में जानते हैं। मछली उत्पादन मछली संवर्धन से बढ़ाया जा सकता है। इसमें अत्यंत सावधानी के साथ तालाब, समुद्र के सीमित क्षेत्रों में चयनित मछलियों का संवर्धन किया जाता है। क्या आपको पता है समुद्री जल में किस तरह की मछलियां पकड़ी जाती हैं? समुद्र में पोम्फ्रेट, मैकेरल, टूना, सार्डिन और बॉम्बेडक जैसी मछलियां पकड़ी जाती हैं। उच्च आर्थिक मूल्य की कुछ समुद्री मछली समुद्री जल में खेती भी की जाती है, जैसे मुलेट, भेटकी, झींगे, मसल्स और साथ ही समुद्री शैवाल। इनके अलावा नहरें, तालाब, जलाशय और नदियों में से भी मछलियां पकड़ी जाती हैं, लेकिन इन सब में पैदावार बहुत कम है, इसीलिए इन सब में ज्यादातर मछली संवर्धन की जाती है। क्या आपको पता है मछली संवर्धन चावल की फसल के साथ भी की जाती है, जिससे फसल में दिए जाने वाली पानी से मछलियां भी बढ़ सके। इस प्रणाली को बोला जाता है मिश्रित मछली संवर्धन। ये प्रणाली में 5 या 6 मछलियों की प्रजाति का इस्तेमाल एक ही तालाब में किया जाता है और मछलियों की प्रजाति का चयन ऐसा किया जाता है कि उनके बीच भोजन के लिए प्रतिस्पर्धा ना हो अथवा तालाब के सभी हिस्सों में उपलब्ध भोजन का उपयोग किया जा सके। जैसे कैटलास तालाब के सतह से अपना भोजन लेती हैं, रोहस मध्य क्षेत्र से अपना भोजन लेती हैं, मृगल्स और कॉमन कार्प तली से अपना भोजन लेती हैं। ये प्रजातियां एक साथ प्रतिस्पर्धा के बिना तालाब में सभी भोजन का उपयोग कर सकती हैं, जिससे तालाब में मछली की पैदावार में वृद्धि होती है। तो दोस्तों, इसी तरीके से मछलियों का उत्पादन बढ़ाया जाता है। अभी तक आपने जाना कि कैसे हमें पशुओं का मांस, दूध और अंडा मिलता है। क्या इसके अलावा हमें कुछ और मिलता है पशुओं से? सोचिए दोस्तों, हमें मांस, दूध और अंडे के अलावा पशुओं से शहद भी मिलता है। लेकिन हमें शहद कहां से मिलता है? सोचिए, मधुमक्खी से। जी हाँ, और इसी वजह से शहद को पशु उत्पाद भी माना जाता है। पर कभी आपने सोचा है ये मधुमक्खी शहद बनाती कैसे होंगी? आइए जानते हैं। मधुमक्खियां विभिन्न फूलों पर बैठती है और फूल में मौजूद रस को अवशोषित करती है। अब ये रस मधुमक्खियों के मुंह में मौजूद एंजाइम के साथ मिल जाता है, जिससे शहद बनाता है। शहद की गुणवत्ता मधुमक्खियों को उपलब्ध होने वाली फूलों पर निर्भर करती है। दोस्तों,
शहद सभी के लिए बहुत फायदेमंद है। इसमें पोषक तत्व होते हैं और ये ऑक्सीकरण रोधी से भरपूर होते हैं। और शहद का उत्पादन बढ़ाने के लिए मधुमक्खी का पालन किया जाता है। इसमें विभिन्न प्रकार की मधुमक्खियों का उपयोग किया जाता है, जैसे एपिस सेरेना इंडिका, ए डोर्साटा, ए फ्लोरा और ए मेलिफेरा। दोस्तों, चूंकि मधुमक्खी पालन में कम निवेश की आवश्यकता होती है, इसीलिए किसान इसे धनार्जन का अतिरिक्त साधन भी मानते हैं।